आज की क्लास में हम जो मध्य भारत का तात्कालिक राजवंश था वाकाटक वंश उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन शासकों के स्थान पर एक स्थानिक शक्ति का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिसे वाकाटक का नाम दिया गया है ना। तो पहले आपने सातवाहन वंश पढ़ाया था आपको मैंने। उसमें बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। धीरे धीरे उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी और अब एक स्थानिक शक्ति थी, स्थानिक जाति थी, है ना, वो प्रभुत्व में आने लगी और इस प्रकार से वाकाटक वंश की स्थापना हुई। इनके प्रमाण साक्ष्य ताम्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को अधिक भूमि अनुदान में दी। अनेकों वैदिक यज्ञ भी कराए। अब ये ब्राह्मण थे नहीं थे, ये सारी बातें क्या है, अपने अनुमानित है। अभी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अच्छा बर्ताव किया तो ये ब्राह्मण थे, ऐसा ये बोल दे रहे हैं। ठीक है। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, नाम याद रखना है, विंध्य शक्ति था। और राजधानी जो इनकी थी वो बरार थी, पुरी का। ठीक है, नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। अब साउथ इंडियन जो हम राजवंश पढ़ेंगे उसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। विंध्य शक्ति की तुलना सामान्यतः इंद्र और विष्णु से की जाती थी, क्योंकि हो सकता है कि ये इतना प्रतापी राजा रहा हो, ठीक है, कि जनता जो है वो इस पर इतना विश्वास करती हो, इस कारण से इसको इंद्र और विष्णु कहा जाता था। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक ने ब्राह्मण धर्म और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का निर्माण किया। आपको जब भी भारत के उत्तर भाग से दक्षिण की ओर जाना हो तो आपको मध्य भाग को क्रॉस करना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश विशेषकर से हम बोल रहे हैं, तो उस मध्य भाग में अगर कोई राजवंश है तो वो निश्चित रूप से क्या करेगा, एक प्रकार की ब्रिज का काम करेगा, सेतु का काम करेगा, जो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ ले जाए। अब इसके शासक हैं, प्रथम शासक देखिए आप, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम का जो शासन है वो 275 से 325, बहुत ज्यादा है ये, लगभग 50 वर्ष पूरा। उपाधि है इनकी महाराज, ठीक है, सम्राट। वाकाटक वंश में एकमात्र शासक जिसने यह उपाधि धारण की, और संभवतः हो सकता है कि यही इतने प्रतापी रहे हों कि इनको ही ये उपाधि प्राप्त हो पाई हो। अश्वमेध यज्ञ कराए उन्होंने 4, और एक वाजपेयी यज्ञ। फिर से प्रश्न आपके लिए आता है, आपको पढ़ाया है मैंने वैदिक काल में, अश्वमेध यज्ञ कौन कराया करते थे और इसकी विधि क्या थी, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, ये दोनों ही आपके लिए प्रश्न हैं। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और सैनिकों अनेकों वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया। तीसरे नंबर पे आते हैं हम रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम का शासनकाल 335 से 360 तक, लगभग 25 वर्ष तक चला। पृथ्वीसेन प्रथम, इनका शासनकाल 360 से 385 ईस्वी तक चला। देखिए, जो राजा के संबंध में ज्यादा नहीं लिखा गया है, ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, उसका नाम ही याद कर लें वही काफी है। इतना याद रहे आपको कि रुद्रसेन प्रथम जो है वो वाकाटक वंश के राजा हैं, पृथ्वीसेन प्रथम जो है वो वाकाटक वंश के राजा हैं। इसने बासक के शासक विंध्यसेन को कुंतल राज्य विजय में सहायता प्रदान की थी। ठीक। रुद्रसेन द्वितीय, ये थोड़ा सा प्रतापी राजा है, मतलब कंपेरेटिवली उनसे ज्यादा शक्तिशाली और विस्तार करने वाला राजा माना जाता है। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से करा दिया था। अब क्योंकि प्रभावती से रुद्रसेन का विवाह हो गया, इस कारण से आप ये मान सकते हैं कि वाकाटक वंश और गुप्त वंश में संबंध स्थापित हो गए, जिससे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अब दक्षिण की तरफ जाने में एक कह सकते हैं कि आसानी प्राप्त हो सकती है। इसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपना लिया। तो ये याद रखना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है रुद्रसेन द्वितीय, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, विक्रमादित्य जिसको हम बोलते हैं, की पुत्री प्रभावती से हुआ है। और प्रभावती ने क्या किया था, तामपत्र लिखे थे जिसमें कि संपूर्ण मौर्य वंश का के शासन का
वर्णन है। ठीक है, याद रखना है आपको। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन के संरक्षक में 13 वर्ष शासन किया। और अब इसके बाद आता है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, इसके बाल बचपन का जो नाम था वो दामोदर सेन सेन था। ठीक है, मैं बिल्कुल डिक्टेट करते हुए चल रहा हूँ, पढ़ते हुए चल रहा हूँ। रीजन ये है कि जो जो जहां जहां पे इम्पोर्टेंट है वहां पर मैं बोलूंगा, डिस्कशन करूंगा। बाकी तो चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज देखनी है, याद करनी है। इसने एक ग्रंथ की स्थापना, सॉरी, रचना की है जिसका नाम है सेतुबंध। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, परवर सेन प्रथम जो है उसके बचपन का नाम दामोदर सेन है। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। और इसने एक अपनी नई राजधानी बनाई जिसका नाम परवरपुर रखा। तो याद रखना है, परवरपुर किसने बनाई है? तो प्रवरसेन द्वितीय ने बनाई है, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम भी था। ठीक है, तो उसका नाम नहीं याद रखना आपने, इसके लिए द्वितीय का नाम याद रखना है। यह इस वंश का अंतिम महान प्रतापी शासक था। तो इस वंश के दो ही प्रतापी शासक हुए हैं, एक तो प्रवरसेन प्रथम हुआ है और दूसरा प्रवरसेन द्वितीय हुआ है। ठीक है, रुद्रसेन इसलिए इंपॉर्टेंट है रुद्रसेन द्वितीय, क्योंकि उसकी शादी जो है, उसका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। बस वो इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर चालुक्यों का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ना आरंभ हो गया और इस प्रकार से वाकाटक वंश का अंत हो जाता है। अब हम आते हैं चालुक्य वंश में। तो इससे आपका है तो चालुक्य में देखिए आप, बादामी के चालुक्य सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें जयसिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम और फिर कीर्तिवर्मन, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे ज्यादा फेमस राजा है। और फिर उसका भाई विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन ने वेगी के चालुक्य की स्थापना की। इसके बाद आपके आते हैं विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन। ठीक है, ये टाइमलाइन था, पढ़ लेते हैं। अब आते हैं आपके पश्चिमी के चालुक्य। देखिए कल्याणी के अभी तो ये बादामी के चालुक्य थे ऊपर जो हमने पढ़े। अब है आपके ये कल्याणी के चालुक्य। तो देखिए पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य कौन कौन है? तैलप, फिर है सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, अय्यन। अच्छा, अंतिम विक्रमादित्य कौन कहलाता है? भारत का अंतिम विक्रमादित्य जो राजा है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप। सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य छठा, सोमेश्वर तृतीय, जगदेकालमा जगदिका सॉरी जगदेकाल मल्ला तृतीय। नाम भी नहीं बोले जा रहे हैं, सॉरी। तैलप तृतीय, फिर इसके बाद जगदेकालमा तृतीय और सोमेश्वर चतुर्थ। ये नाम आप लोग ऐसे ही नोट करके ऐसे याद कर लेना, हाँ, कौन कौन है करके, बस इसके लिए कि ये कभी अगर आ जाए एग्जाम में। वैसे नहीं आता इससे प्रश्न कोई ऐसा खास कि कौन था वो, क्या बोलते हैं, चालुक्य वंश का कौन राजा था या फिर कल्याणी के चालुक्य में कौन है कौन नहीं है। तो उतने से के लिए इसको याद करना है, ये नाम आप लिख लीजिएगा, उसको कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसमें। चलिए चालुक्य वंश की बात करते हैं। छठी शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन मतलब जो वेस्ट का एरिया हमारा है गुजरात के क्षेत्र का, उसके नीचे का जो एरिया आपका आता है अरब सागर से लगता हुआ, वो एरिया है पश्चिमी घाट भी इसको हम कहते हैं कई बार। तथा अपनी राजधानी वातापी, जिसे वर्तमान में बादामी के नाम से जाना जाता है, यहाँ इन्होंने स्थापित की। यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। और बादामी के चालुक्य इस काल के अत्यधिक शक्तिशाली थे। इन्हें आरंभिक पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में ये है पूरा, इसलिए इसको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी तक इनका राज चलता है। पुलकेशिन प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। अब पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां देख लीजिए, सत्याश्रय तथा रण विक्रम, और इसका अन्य नाम श्री वल्लभ वर्धन भी है ना। कीर्तिवर्मन प्रथम
महाकूट स्तंभ लेख से इसे स्वर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला भी कहा गया है। तो ये नाम याद कर लेना आप। बहुसुवर्ण मतलब बहुत सारे स्वर्णों द्वारा अग्नि अग्निष्टोम यज्ञ, अग्नि का जो यज्ञ है वो करने वाला इसको कहा गया है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। किसे? कीर्तिवर्मन प्रथम को। ठीक है। मंगलेश 597 से 610 ईस्वी तक यह कीर्तिवर्मन प्रथम का छोटा भाई था, जो कि कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में बैठा। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है, बता चुका हूं आपको मैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा आता है आपसे कि पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में कौन था, तो मंगलेश था, ये याद रखना है आपने। इसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती देव गोवा पर अधिकार किया। इसने कलचुरी शासक बुद्धिराज पर आक्रमण किया। जो भी युद्ध है वो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, देख लीजिएगा। जिसका संबंध जिसके संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? नूरनेर दान पत्र से मिलती है। राष्ट्रकूट स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है जो, ठीक है, महाकूट से, सॉरी, राष्ट्रकूट बनो। अब आते हैं पुलकेशिन जी के। इससे पहले जो राजा बताया उनके बारे में बताया, वो तो आप बस खाली लिखना है, ऐसा वाला है। बाकी अब देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराजा इतनी बड़ी उपाधि दी गई है। इसके संबंध में जानकारी इसी के प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति का नाम बहुत सुना होगा आपने, तो आपसे प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वो किसके संबंध में जानकारी देता है? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में अपने आंसर लिख लीजिए, मैं चेक करूंगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि लिखिए, आप लिखते नहीं हो, ठीक है। तो लिखिएगा नाम कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके संबंध में जानकारी मिलती है, किस राजा के संबंध में जानकारी मिलती है, फटाफट लिखिएगा। इसकी रचना इसके दरबारी कवि रवि कृति में है, ठीक है, रवि कीर्ति में है। किसकी रचना? प्रशस्ति लेख, जो इनका प्रशस्ति लेख है उसकी रचना इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की गई है, ऐसा कहा जाता है। यह विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था और इसके दरबार में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग आया था। यही वेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासन में भी था। आपको बताया था मैंने ना, हर्षवर्धन के साम्राज्य को दक्षिण जाने में किसने रोक दिया था बीच में? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक रखा था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्षवर्धन का समकालिक हो गया। अब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन समकालिक है, तो जो चीनी यात्री पुलकेशिन के वहां आया, सॉरी, जो हर्षवर्धन के वहां आया है वो जरूर पुलकेशिन के वहां भी जाएगा, ठीक है। तो ह्वेनसांग का नाम याद रखना आपने, बिल्कुल भूलना नहीं है। कल्याणी के चालुक्य पढ़ते हैं अब। इस वंश के संस्थापक तैलप को माना जाता है और इन्होंने परमार शासक मुंज के राज्य पर 6 बार युद्ध किया किंतु विजय प्राप्त नहीं कर पाए। सोमेश्वर प्रथम 1042 ईस्वी में शासक बना और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत में कल्याणी की थी। मान्यखेत से कल्याणी की थी, तो इनकी राजधानी जो थी पहले मान्यखेत में थी, अब यहाँ से इन्होंने कल्याणी इसको स्थापित या हस्तांतरित कर दिया। सोमेश्वर प्रथम को एक युद्ध में चोल नरेश ने पराजित भी किया था, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और इस समय विजेंद्र की उपाधि उन्होंने धारण की थी। किसने? सोमेश्वर प्रथम को एक युद्ध में चोल नरेश थे, हाँ चोल अलग हैं, ठीक है। चालुक्य, चोल और पांड्य, ये 3 शासक रहेंगे आपके। चोल नरेश ने इनको पराजित किया और विजेंद्र की उपाधि धारण की, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने पंवारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करवाया था। तो
सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया था, परमारों की पंवार जो है उनकी राजधानी है धारा नगरी, धारा नगरी पर आक्रमण करके राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करवाया था। देखो मैं इतना इसको स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर से वही बात है कि ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत रेयर पूछे आने वाले प्रश्न हैं, बट क्योंकि इतिहास का हिस्सा है तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके संज्ञान में आ जाए ये बातें बस। कोप्पम तथा कुंडल संगम युद्ध में चोल शासकों से बुरी तरह से पराजित हुआ। तो ये देखिए आपको अभी भी बताया था इससे पहले भी कि ये सोमेश्वर प्रथम जो है इसको एक चोल नरेश ने पराजित किया था। तो वही बात है फिर कि ये कोप्पम और कुंडल संगम के युद्ध में चोल शासकों से बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ, जिस कारण इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब यही बात मैंने आपको जब मध्यकालीन भारत पढ़ा था बताई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा विशेष परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होती तो आपने याद कर लेनी है ना। जैसे आपको बताया था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, है ना। तो तुंगभद्रा नदी में डूबकर किसने आत्महत्या की, ये प्रश्न आ सकता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो सोमेश्वर प्रथम जो कि किस वंश के शासक है, चालुक्य वंश के, और चालुक्य भी कहा कि कल्याणी के। अब आते हैं विक्रमादित्य षष्ठ में यानी कि छठे में। 1076 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा चालुक्य विक्रम संवत आरंभ किया। ठीक है, और विक्रम संवत किसने आरंभ किया था, तो राजा विक्रमादित्य ने, जिन्होंने शकों को पराजित किया था। तो उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया था। तो इन्होंने विक्रम संवत के आगे चालुक्य लगा दिया और चालुक्य विक्रम संवत स्टार्ट किया। किसने किया, विक्रमादित्य षष्ठी ने, यानी कि छठे विक्रमादित्य जो रहे हैं उन्होंने। 1076 में चालुक्य विक्रम संवत आरंभ हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना है। और इन्होंने विक्रमपुर, किसने, विक्रमादित्य छठे ने विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना भी की और वहां पर विष्णु का एक महान मंदिर बनाया और विशाल झील का निर्माण भी करवाया। ठीक है, अभी हम साउथ के, और जब हम वो पढ़ेंगे, वंश पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ विशेष जो मंदिर है उनके नाम आएंगे, उनको आप याद करिएगा, वो एग्जाम में पूछे आते हैं। साउथ का जो कल्चर है, संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासतों का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। बट बाकी तो ऐसे युद्ध वगैरह का ज्यादा इसमें है नहीं कुछ खास। इनके राज कवि विल्हण थे, जिन्होंने विक्रमादित्य चरित की रचना की। तो अगर ये प्रश्न पूछा है आपसे विक्रमादेव चरित की रचना किसने की, तो विल्हण ने की। तो वही बात है, फिर इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए तीन बातें मैं हमेशा बोलता आया हूं आपसे, चार बातें सॉरी। पहला कि राजा का नाम, उसकी उपाधियां क्या क्या हैं, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। दूसरी बात, उस राजा के शासनकाल में कर व्यवस्था क्या थी, वो याद कर लें आप लोग। तीसरी बात कि उस राजा के समय में कौन कौन सी रचनाएं हुई, किस किसने की हैं, साहित्यिक जो बातें हैं वो भी याद कर लें। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि यही कि कौन कौन यात्री उनके शासनकाल में आए हैं। ठीक है, अगर आए हैं तो वैसे कम ही मिलते हैं, बट आए हैं तो याद कर लें। इनके दरबारी लेखक थे विज्ञानेश्वर, इन्होंने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी याद कर लेना आपने। जो भी किसी के दरबार में महान कवि या लेखक हुए तो उनका नाम याद करें, उनकी रचना याद करें, वो इम्पोर्टेंट रहता है। सोमेश्वर तृतीय उपाधि है इनकी भूलोक मल्ल। भूलोक मतलब कि भूमि का लोक जो होता है, मल्ल, तथा त्रिलोक मल्ल, त्रिलोक मतलब कि तीनों लोक का मल्ल। ठीक है, इसने माल मानसोलास नामक शिल्प शस्त्र की ग्रंथ की रचना की। ठीक है, किसने की, सोमेश्वर तृतीय ने की। किसने, सोमेश्वर तृतीय ने खुद ही मालसोलास और नामक शिल्प शास्त्र की ग्रंथ की रचना की है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि मानसोलास एक ग्रंथ है जिसका संबंध है किससे, शिल्प शास्त्र से, कविता से, वटेवर जो भी आपसे पूछता है वो, या फिर इसकी रचना किसने की है, तो सोमेश्वर तिथि द्वारा की गई है। और सोमेश्वर तिथि कौन है, चालुक्य वंश के राजा हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। एहोल के मंदिरों का, एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है, टाउन ऑफ टेम्पल कहा गया है एहोल को। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह जो है वाराह था,
वराह क्या होता है आपको बताइए ना, क्या होता है वराह, बताओ जरा। विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था, क्या होता है वराह, बताओ जल्दी। और गांव के अधिकारी को गामुंड कहते थे, इसके नियुक्त केंद्र द्वारा होती थी। गांव का जो भी अधिकारी होगा, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि ये ग्राम विकास अधिकारी वगैरह होते हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती थी। अब आते हैं पल्लव वंश की तरफ। पल्लव वंश का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था कांचीपुरम। कांचीपुरम के ये पल्लव हैं। और किसने इसकी स्थापना की, तो सिंह वर्मन ने की है। और इसके बाद कौन कौन रहे, तो देखिए दो वंश इसमें बन जाते हैं, सिंह विष्णु वंश और भीम वर्मन वंश। किसमें है, पल्लव वंश के अंदर ही है। तो सिंह विष्णु वंश में कौन कौन है, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, है ना। तो ये आपके इसके राजा हैं। ठीक है, सिर्फ राजाओं के नाम याद रख लेना है आप लोगों ने। ये तो डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, भेज दिया मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे मैंने। भेज दिया, नहीं भेज दिया है, नहीं भेजा तो भेज दूंगा आज। भीम वर्मन वंश के कौन कौन है, देखो बुद्ध वर्मन, आदित्य वर्मन, गोविंद वर्मन, हिरण्य वर्मन, नंदी वर्मन, दंती वर्मन। और नंदी वर्मन तृतीय के बाद फिर तीन हैं इनके, नृपतुंग, अपराजित और कंप वर्मन। ठीक है, इस तरीके से इनको आप याद कर लें। देखो ये दक्षिण के जो हम राजा पढ़ रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो कल्चरल एक्टिविटीज है इनकी वो बहुत पूछी आती है। लेकिन हाँ, एक प्रश्न जरूर ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, कि नाम लिख करके कि ये किस वंश से संबंधित है। या फिर ऐसा बोल देंगे कि बताओ कि पल्लव वंश के राजाओं में नहीं है, और नाम दे देंगे आपको। तो उस स्थिति में आपको नाम इनके पता होने चाहिए। पल्लव का अर्थ होता है लता का वाचक। इनका अधिकार दक्षिण के आंध्र प्रदेश से लेकर के उत्तर के तमिलनाडु तक था, है ना। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग से लेकर के तमिलनाडु के उत्तरी भाग तक इनका था। बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। इनकी राजधानी कांची में थी, इसको कांचीपुरम कहते हैं आज की डेट में हम। और कांचीपुरम की क्या साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, आपको जानकारी होगी शायद। इनका संस्थापक सिंह वर्मन को कहा जाता है। ठीक है, बताया ऊपर मैंने आपको। अब सिंह वर्मन के बाद अब आते हैं सिंह विष्णु, जो इनके प्रथम वंश के संस्थापक है, सिंह विष्णु वंश। उपाधि है इनकी अवनी सिंह। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने मामल्लपुरम के आदिवराह गुफा मंदिर का निर्माण कराया है। अब देखो ये मंदिर मंदिर के नाम आपको याद रखने हैं। आदिवराह गुफा मंदिर, ठीक है, किसने करवाया है, विष्णु, सिंह विष्णु ने कराया है। किसका, आदि वराह, आदि वराह, क्योंकि वराह को मानते थे ये लोग, तो आदि वराह नामक मंदिर का निर्माण कराया है। कहाँ कराया है, तो मामल्लपुरम में। याद रखना है, भूलना नहीं है। किसने कराया है, सिंह विष्णु ने कराया है। ठीक है, किसका, आदि वराह का। संस्कृति के महाकवि, संस्कृत के महाकवि, संस्कृति नहीं संस्कृत के महाकवि भारवी ने किराता जुर्नियम महाकाव्य की रचना इनके ही दरबार में रहते हुए की थी। और भारवी इनके दरबारी कवि थे, ये बता चुका आपको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी विशेष याद कीजिएगा आप लोग। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उनको विशेषकर उस पर ध्यान दें, और बाकी तो आपने सभी कुछ पढ़ना है। राजवंश, सॉरी, महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने मत्स्य विलास प्रहसन तथा भगवत जूकियन की रचना की, खुद ही कर दी इसने रचना। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने किसकी, मत्स्य विलास प्रहसन और भगवत जज्जुकियम। अब ये सब तमिल नाम आएंगे तो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं प्रोनाउंस करने, लेकिन आपको नाम याद रखना है। ओके। इसके समय में बादामी के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। किसके समय में किया, तो महेंद्र वर्मन के समय। ये भी चीजें आपने अलग से नोट कर लेनी है। ठीक है, कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसके समय में आक्रमण किया, महेंद्र वर्मन के समय में आक्रमण किया। और चालुक्य और पल्लव के मध्य राजनीतिक संघर्ष आरंभ हो गया। इसे इसने शैव संत अय्यर के प्रभाव में शैव धर्म धारण किया। किस पल्लव शासक ने शैव धर्म धारण किया था, तो याद रखना है आपने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। सिंह वर्मन प्रथम
623 से 668 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। यह पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। आपको बताया था पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, यहाँ महेंद्र वर्मन के समय में आक्रमण किया, और पुलकेशिन द्वितीय कितना शक्तिशाली था आपको इस बात का अंदाजा इससे मिलता है कि हर्षवर्धन जैसा राजा भी उसको नहीं हरा पाया था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। अब एक महान शासक को हरा रहा है तो एक अच्छी उपाधि धारण करेगा ही करेगा, है ना। तो वातापिकोंड, वातापी इनका क्षेत्र है, तो वातापिकोंड की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। और फिर वही बात है, जो वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में आया था, फिर वो उसने देखा कि यार हर्षवर्धन तो पुलकेशिन डर गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चले गया वो। फिर उसने देखा कि पुलकेशिन भी डर गया, किससे डरा, तो नरसिंह वर्मन से, तो ये इसके शासन में चले गया। तो ह्वेनसांग किस किस के राज्य में गया, देखो ये भी याद रखना है आपने, पुलकेशिन, नरसिंह वर्मन और हर्षवर्धन। ठीक है, इसने महामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम कहते हैं, उसकी स्थापना की। महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना किसने की है, याद रखना है आपको, नरसिंह वर्मन प्रथम ने की है। ठीक है, और त्रिविण शैली के मामल्ल शैली का आरंभ भी किया है इसने। चलिए, इसने महाबलीपुरम में अनेक मंदिर बनाए हैं, जिसमें से धर्मराज मंदिर जो है बहुत ज्यादा विख्यात है। नरसिंह वर्मन द्वितीय में आते हैं, देखो ये सारे काम ऊपर नरसिंह वर्मन प्रथम कर चुका है, अब द्वितीय में हम आ रहे हैं। इसने कांची का सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनाया है। ये आ गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। कोई कितना शक्तिशाली राजा हो, किसी ने कितने भयंकर राजा को हराया हो, नहीं फर्क पड़ता उससे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बहुत मतलब अच्छा मंदिर बनाया है, कोई मतलब ऐसी वो क्या बोलते हैं, भौगोलिक संस्कृति की रचना की है जो आज भी प्रसिद्ध है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। तो कैलाशनाथ मंदिर का रचना वो क्या बोलते हैं, किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर तथा राज सिंहेश्वर भी कहा जाता है। इनकी उपाधियां थी राज सिंह, आगाम प्रिय तथा शंकर भक्त। इसने कांची में संस्कृत विद्यालय, संस्कृति नहीं संस्कृत विद्यालय घटिका की स्थापना की। ठीक है, याद रखना है आपने कि संस्कृत विद्यालय घटिका की स्थापना किसने की है, नरसिंह द्वितीय ने। और 720 ईस्वी में इसने चीन में अपना एक दूत भी भेजा है। मुख्य तथ्य, इस समय काल दक्षिण में 3 प्रकार के गांव का वर्णन है, उर्र, सभा और नगरम। उर्र जो है वो सामान्य किसानों के गांव हुआ करते थे। सभा जो है, इसमें सामान्यतः ब्राह्मण ही रहा करते थे, और हो सकता है शिक्षा वगैरह संबंधी कार्य होते हों। नगरम जो है ये व्यापारियों का हुआ करता था। आपको पता है ये शहर में व्यापार करने के लिए लोग आते हैं। तो उर्र गांव है जहां पर किसान रहा करते हैं। सभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण रहा करते हैं। और नगरम क्या है, जहां पर व्यापार होता है। गांव की कार्य व्यवस्था को देखने वाले को महाजन कहा जाता था। 7 रथ मंदिरों का निर्माण क्रमशः कहाँ कहाँ कराया है, नाम आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इनको अब ये आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, फिर बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये काफी हो चुका है, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए। और अब कल हम संगम काल आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं ये जो 2 पेज आज डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, समय हो चुका है इसलिए, इस वजह से, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल हमारा ये पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हो ना किसी दिन, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जरूर देख लिया करो, ठीक है, वीडियो। ओके।